डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का ये थर्ड लेक्चर देखेंगे एलिगेंट माइंड्स में। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देखा है और उसमें हम लोगों ने ह्यूमन आई के बारे में और पावर ऑफ एकोमोडेशन, फार पॉइंट, नियर पॉइंट और एक डिफेक्ट जिसका नाम कैटरेक्ट था उसके बारे में भी समझा था। आज हम लोग डिटेल्स में जो रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स है ह्यूमन आई का उसको समझेंगे और फिर ये भी समझेंगे कि उसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है और किस रीजन से होता है और कैसे उसको करेक्ट किया जाता है। ये दोनों चीज़ समझेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ही ध्यान से समझना होगा, अच्छे से समझना होगा। हम लोगों ने तीन आई डिफेक्ट्स के बारे में लास्ट लेक्चर में भी देखा था, इंट्रोडक्शन था उसका कि तीन आई डिफेक्ट्स हो सकता है ह्यूमन आई में। तीन प्रकार का हो सकता है रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट, जिसमें कि एक मायोपिया था, एक हाइपरमेट्रोपिया था और एक प्रेस बायोपिया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मायोपिया को समझेंगे कि मायोपिया होता क्या है और मायोपिया किस रीजन से होता है और मायोपिया को कैसे डॉक्टर करेक्ट कर सकता है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है इस प्रॉब्लम का। ठीक है, तो पहले समझते हैं मायोपिया है क्या। मायोपिया जिस पर्सन को होगा या फिर जिस आई में ये डिफेक्ट रहता है मायोपिया, इसी मायोपिया का एक दूसरा नाम भी है। इसको नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं हम लोग, या शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं, दोनों चीज बोलते हैं। जैसे यहाँ पे नियर साइटेडनेस भी मायोपिया के लिए वर्ड यूज होता है, या शॉर्ट साइटेडनेस भी यूज होता है। आप कहीं पर शॉर्ट साइटेडनेस भी देख सकते हैं। ठीक है, ये सभी मायोपिया का ही नाम है। शॉर्ट साइटेडनेस हो या नियर साइटेडनेस हो, जैसे यहाँ पे नियर साइटेडनेस वर्ड यूज हुआ है, तो मायोपिया बोले चाहे शॉर्ट साइटेडनेस बोले या नियर साइटेडनेस बोले, ये तीनों एक ही चीज है। मायोपिया में ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है कि ये किस प्रकार का डिफेक्ट है, लेकिन नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस जब हम बोलते हैं तो हमको इसके नाम से ही आइडिया मिल जाता है कि क्या किस प्रकार का ये डिफेक्ट हो सकता है। जैसे नियर साइटेडनेस कहने का मतलब है कि नियर बाय ऑब्जेक्ट को जिस आई में ये डिफेक्ट है वो उसको देख सकता है, उसको देखने में उसको प्रॉब्लम नहीं है। नियर साइटेडनेस मतलब नियर के ऑब्जेक्ट को वो आसानी से देख सकता है, उसको प्रॉब्लम हो रहा है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने में। ठीक है, जो बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पे आई से है उस ऑब्जेक्ट को मायोपिया डिफेक्टेड आई क्लियरली नहीं देख सकता है। ठीक है, अच्छा, मतलब कहने का मतलब है कि जिस पर्सन को ये डिफेक्ट होगा, मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस, ये तीनों एक ही चीज है। जिस पर्सन को भी ये डिफेक्ट होगा उसके आई में, वो नियर बाय ऑब्जेक्ट को तो क्लियरली देख लेगा, लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को वो क्लियरली नहीं देख पाएगा। अच्छा, ऐसा जब हो रहा है तो हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या देखे थे कि एक नॉर्मल ह्यूमन आई जो है, एक नॉर्मल अगर किसी का आई है, नॉर्मल ह्यूमन आई, तो वो कहाँ से कहाँ तक के डिस्टेंस को देख सकता है। वो था हमारा 25 सेंटीमीटर से लेके 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक के डिस्टेंस को नॉर्मल ह्यूमन आई देख सकता है। ठीक है, मतलब यही नियर पॉइंट था हमारा, जो मिनिमम डिस्टेंस देख सकता है नॉर्मल ह्यूमन आई, उसी को नियर पॉइंट बोलते हैं। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ तक देख सकता है ह्यूमन आई उसको फार पॉइंट बोलते हैं। ये हम लोग देखे थे लास्ट लेक्चर में भी। तो जब जिस जिस पर्सन को ये मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस होगा, वो पर्सन नियर वाले ऑब्जेक्ट को तो आसानी से देख लेगा, लेकिन जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होगा उसको वो क्लियरली नहीं देख पाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो पर्सन इन्फिनिटी तक नहीं देख पाएगा। 25 सेंट नियर जो ऑब्जेक्ट है उसको तो देख लेगा, मतलब 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा, मतलब 25 सेंटीमीटर या 26 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर, इसको तो वो देख सकता है आसानी से, लेकिन इन्फिनिटी तक के ऑब्जेक्ट को वो नहीं देख पाएगा। इसका मतलब क्या है कि मायोपिया डिफेक्टेड
पर्सन जो है उसका फार पॉइंट जो है वो लेस देन इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, ये शिफ्ट हो जाएगा उसका। एक नॉर्मल का इन्फिनिटी होता है, लेकिन जिस पर्सन को ये मायोपिया डिफेक्ट होगा उसका फार पॉइंट लेस देन इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, इसको समझना है अच्छे से। लेस देन इन्फिनिटी हो जाएगा इसका फार पॉइंट। जिस पर्सन को मायोपिया होगा उसका फार पॉइंट लेस देन इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, एक नॉर्मल आई इन्फिनिटी तक देख सकता है, उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी होगा, लेकिन जिस पर्सन को मायोपिया डिफेक्ट होगा या नियर साइटेडनेस डिफेक्ट होगा वो पर्सन का फार पॉइंट लेस देन इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, ये समझ चुके होंगे आप अच्छे से। ठीक है, अब इसमें होता क्या है ना, इसको जैसे ये हमारा ह्यूमन आई है और हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, एक नॉर्मल जो ह्यूमन आई होता है वो जब किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, जैसे यहाँ पे आप देखिए इस सेकेंड डायग्राम में ये मायोपिक आई का डायग्राम है। ठीक है, ये मायोपिक आई का डायग्राम है। इस डायग्राम में क्या हो रहा है, जैसे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसको कि यहाँ पे रेड कलर से शो किया गया है। ठीक है, तो अब ये पर्सन, जिस पर्सन को ये मायोपिक डिफेक्ट होगा या मायोपिया होगा, वो तो इन्फिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको तो ये नहीं देख पाएगा। तो जब नहीं देख पाएगा तो उस केस में क्या हो रहा है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जो आई लेंस है हमारे आई में, मतलब इस पर्सन के आई में जो लेंस है वो क्या करेगा ना, इमेज को रेटिना से पहले ही फॉर्म कर देगा। मतलब इमेज कहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और ये मायोपिक डिफेक्टेड पर्सन उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे फॉर्म नहीं हो करके उससे रेटिना से पहले ही फॉर्म हो गया। देखिए यहाँ पे फॉर्म हो गया। अब जब यहाँ पे ये फॉर्म होगा तब तो फिर रेटिना सेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि रेटिना में ही रेटिना का सेल ही इम्पोर्टेंट है ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए। तो जब रेटिना पे ये इमेज फॉर्म होगा ही नहीं तो आई रेटिना उसको सेंस नहीं कर पाएगा, फिर ब्रेन भी सेंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है उसको ये पर्सन नहीं देख पा रहा है, क्योंकि इमेज जो उसका फॉर्म हो गया वो रेटिना से पहले फॉर्म हो गया। ठीक है, यही इस फिगर में दिखाने का प्रयास किया गया है। और वहीं अगर इन्फिनिटी से लेस देन, मतलब इन्फिनिटी से कम डिस्टेंस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उस केस में इस मायोपिक डिफेक्टेड पर्सन का ये पर्सन का जो लेंस है वो देखिए इस इमेज को, इस ओ इमेज को, सॉरी ऑब्जेक्ट को, जो कि यहाँ रेड कलर से दिखाया हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को क्लियरली रेटिना पे फॉर्म कर रहा है इसका आई। ठीक है, तो इसको तो वो देख रहा है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो था लेस देन इन्फिनिटी डिस्टेंस पे था। ठीक है, या फिर और कोई नियर बाय, जैसे मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर या 1 मीटर या अ, आप इसको 100 मीटर भी देख सकते हैं। तो ये सभी डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इस पर्सन का आई उस ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे फॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर कोई इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है उस केस में इस पर्सन का आई उस ऑब्जेक्ट के इमेज को रेटिना पे फॉर्म नहीं कर पा रहा है, रेटिना से पहले ही फॉर्म कर रहा है। और रेटिना से पहले जब फॉर्म होगा तो इस पर्सन को ये ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं। ठीक है, समझ रहे हैं क्या मायोपिया में क्या हो रहा है, इसको बहुत अच्छे से समझना है और इस पे प्रैक्टिस भी करना है। कि ये हो सकता है कि आपको एग्जाम में ये बनाने के लिए आपसे पूछा जाए कि मायोपिक पर्सन का या मायोपिक आई का रे डायग्राम के थ्रू आप उसको एक्सप्लेन करिए कि कैसे इमेज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप समझ लिए होंगे। इसका फार पॉइंट इन्फिनिटी ना होकर के इन्फिनिटी से लेस हो जाएगा, जबकि नियर पॉइंट इसका 25 सेंटीमीटर ही रहेगा इस पर्सन का। ठीक है, अब ये होता किस कारण से है, ऐसा जो डिफेक्ट होता है किसी पर्सन में या किसी पर्सन में जो मायोपिया आई डिफेक्ट होता है वो किस कारण से होता है, ये समझने के लिए आप देखिए, अगर इस पर्सन का आई लेंस का कर्वेचर बहुत ज़्यादा हो जाए, कर्वेचर अगर ज़्यादा हो जाएगा, देखिए इसको समझना है, या तो
उस पर्सन का, भले ही आप ये देखिए इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, अगर किसी पर्सन का ये जो आई बॉल है, ये आई बॉल है ना, ये अगर इसमें इलोंगेशन हो जाए, मतलब ये साइज में इंक्रीज कर जाए, मतलब ये होना चाहिए था इस शेप में, लेकिन ये अगर चपटा होके ऐसे हो जाए, देखिए हम यहाँ पे बना रहे हैं, ऐसा हो जाए, तो उस केस में क्या होगा ना कि रेटिना तो हमेशा इधर रहेगा, रेटिना कहाँ रहेगा, इधर रहेगा, इधर ही रहेगा ना, यहाँ पर रहेगा। तो इस रेटिना पे इमेज इसका नहीं बन पा रहा है, ठीक है। अगर इलोंगेशन आ जाए आई बॉल में तो उस कारण से रेटिना और इसके लेंस में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। लेंस यहाँ पे था और रेटिना इसका ज़्यादा डिस्टेंस चला गया ड्यू टू इलोंगेशन इन आई बॉल, ठीक है। तो इस रीजन से इमेज रेटिना से पहले ही फॉर्म हो जाएगा, और फिर अगर रेटिना से पहले फॉर्म हो रहा है तो इस पर्सन को मायोपिया डिफेक्ट है, ठीक है। एक रीजन तो ये हो सकता है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, इस लेंस का अगर कर्वेचर ज़्यादा हो जाए, कर्वेचर अभी हम लोग समझे थे ना, जैसे नॉर्मल लेंस का कर्वेचर अगर ऐसा होगा, नॉर्मल लेंस का ये कर्वेचर है, लेकिन मायोपिया से जो डिफेक्टेड पर्सन है उसका, सॉरी, कर्वेचर अगर ज़्यादा हो जाए, ऐसे हो जाए, तो ये क्या करेगा, इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा तो इमेज जो फॉर्म होगा वो रेटिना से पहले हो जाएगा फॉर्म। देखिए इसका कर्वेचर ज़्यादा है, इस लेंस का कर्वेचर ज़्यादा है, इस लेंस के रिस्पेक्ट में ये जो सेकेंड लेंस हम बनाए हैं इसका कर्वेचर ज़्यादा है इस सेकेंड लेंस का। तो अगर किसी ह्यूमन के आई लेंस का कर्वेचर ज़्यादा हो जाए किसी कारण से, डिफेक्ट हो सकता है ना, अगर किसी कारण से उसका आई लेंस का कर्वेचर ज़्यादा हो जाए तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ इसका रिड्यूस हो जाएगा। अब फोकल लेंथ रिड्यूस हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि इमेज जो फॉर्म होना चाहिए था रेटिना पे वो उससे पहले फॉर्म हो जाएगा, और जहाँ पहले फॉर्म हो गया तो फिर वो ऑब्जेक्ट उस पर्सन को दिखेगा ही नहीं। तो दो रीजन से हो सकता है, ये भी आपको याद रखना है कि जो मायोपिया डिफेक्ट है वो दो रीजन से हो सकता है। पहला रीजन ये है कि एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, जरूरत से ज़्यादा इसका कर्वेचर इस लेंस का अगर हो जाए तो मायोपिया डिफेक्ट हो सकता है। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, जो हम लोगों ने अभी देखा था प्रीवियस केस में, कि अगर आई बॉल का इलोंगेशन हो जाए, जैसे ऐसे हो गया ये, तो क्या इस केस में क्या होगा कि रेटिना और इस लेंस में जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, और अगर यहाँ पर भी फॉर्म हो रहा होगा, मान लेते हैं यहाँ पे फॉर्म हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट का इमेज, फिर भी तो वो रेटिना पे फॉर्म नहीं होगा ड्यू टू एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। तो इस दोनों रीजन से ये मायोपिया डिफेक्ट हो सकता है किसी पर्सन को, ठीक है। समझ में आ रहा होगा हम जो बोलना चाह रहे हैं। तो दो रीजन से ये मायोपिया डिफेक्ट हो सकता है। अब हम लोग समझ लिए कि मायोपिया होता क्या है और मायोपिया डिफेक्ट में होता क्या है। कोई पर्सन जो है वो नियर बाय ऑब्जेक्ट को तो क्लियरली देख लेता है, लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को वो क्लियरली नहीं देख पाता है उसका आई, और उसका फार पॉइंट लेस देन इन्फिनिटी हो जाता है, जबकि नियर पॉइंट उसका 25 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है। और इसका फिर हम लोगों ने रीजन समझा कि दो रीजन से हो सकता है ये डिफेक्ट, मायोपिया डिफेक्ट, ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ आई बॉल या फिर ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। ये दोनों चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप चाहें तो इसको अच्छे से दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है। अब ये दो चीज़ पढ़ने के बाद अब अगर किसी पर्सन को ये डिफेक्ट है तो इसका कुछ करेक्शन पॉसिबल है क्या, ये भी समझेंगे हम लोग कि कोई टेक्निक है जिससे कि इस डिफेक्ट को ये किया जाए, दूर किया जाए। तो हाँ, ऐसा हम है, ऐसा पॉसिबल है, ये डिफेक्ट आसानी से दूर हो सकता है। तो इसके लिए डॉक्टर क्या करता है ना कि देखिए हो क्या रहा था यहाँ पे, जब ये डिफेक्टेड पर्सन है तो इमेज क्या फॉर्म हो रहा था, रेटिना से पहले फॉर्म हो रहा था, मतलब
अगर हम इसी इमेज को किसी भी प्रकार से कोई टेक्निक लगा के इस यहाँ पे जो फॉर्म हुआ इमेज, इसको अगर हम किसी टेक्निक से इस रेटिना पे शिफ्ट कर दें तो इस पर्सन को ये ऑब्जेक्ट दिखने लगेगा फिर। तो बस हमको ये करना है कि कोई ऐसा तरीका निकालना है जिससे कि इमेज जो रेटिना से पहले फॉर्म हो रहा था उसको हमको रेटिना तक ले जाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हम लोग लेंस, स्फेरिकल लेंस पढ़े हैं उसका यूज करेंगे। ये तो ह्यूमन लेंस है, ये जो लेंस है ये तो हमारे आई में है, कॉन्वेक्स लेंस। और अगर ये पहले ये कन्वर्जिंग लेंस था ना, कॉन्वेक्स लेंस जो है ये तो कन्वर्जिंग लेंस है, ये आप जानते हैं, ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। ये क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है, कन्वर्जिंग लेंस है ये। और एक और लेंस पढ़े थे हम लोग जिसको कि डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, ये कॉनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है, ये डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, ये डाइवर्जिंग लेंस है। तो देखिए ये कन्वर्जिंग लेंस क्या कर रहा था, रे को कन्वर्ज कर रहा था एक पॉइंट पे, कॉन्वेक्स लेंस, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग बोलते थे हम लोग। अब ये इसका कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा है, ये कम डिस्टेंस पर ही इसको कन्वर्ज कर दे रहा है। हमको इसको शिफ्ट करा के रेटिना पे लेके जाना है तो इसका क्या करना होगा, पावर डिक्रीज करना होगा, इसका कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज करना होगा। तो जब इसका कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हमको करने का जरूरत है तब हम क्या करेंगे, इससे अपोजिट वाला लेंस यूज करेंगे। और अभी देखते हैं हम कैसे उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये आप कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग तो समझ गए। अब यहाँ पे देखिए आप कि क्या किया, यहाँ पे एक कॉनकेव लेंस लगा दिया गया, इस जगह पे एक कॉनकेव लेंस यूज कर लिया गया, कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा रे को। ये रे तो यहाँ पे आ रहा था, जैसे इस केस में ही देखिए, इस केस में ही देखिए, आप यहाँ से कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक हम कॉनकेव लेंस लगा दिए आई से पहले ही। ठीक है, ये आई है हमारा, और इस आई से पहले ही हम एक कॉनकेव लेंस लगा दिए, ये डाइवर्जिंग लेंस है, जानते हैं हम। तो ये क्या करेगा ना, अभी तो पहले केस में क्या हो रहा था, रेटिना से पहले ही फॉर्म हो रहा था इमेज। तो अब क्या करेगा ना, ये कॉनकेव लेंस इस रे को डाइवर्ज कर देगा थोड़ा, मतलब ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जाने देगा, इसको डाइवर्ज कर देगा थोड़ा। ये भी डाइवर्ज हो जाएगा, ये भी डाइवर्ज हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, अब ये जब डाइवर्ज होके इस लेंस पे आएगा तो क्या होगा कि फिर ये लेंस उसको कन्वर्ज करेगा, और इस बार जो कन्वर्ज करेगा वो इस डिस्टेंस पे करेगा। मतलब हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि किस पावर का हम यहाँ पे कॉनकेव लेंस यूज करें कि ये जो पहले इमेज फॉर्म हो रहा था इसको हम एग्जैक्टली रेटिना पे शिफ्ट कर दें। ये कैलकुलेशन से हम इसके अपोजिट नेचर का लेंस यूज करके, कॉन्वेक्स लेंस के अपोजिट नेचर का लेंस यूज करके, कनकेव लेंस यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो इमेज रेटिना से पहले फॉर्म हो रहा था उसको रेटिना पे शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर रेटिना पे इमेज फॉर्म हो गया तो हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको समझ रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पे इस तरह से ये दिखाया गया है यहाँ पे कि ऐसे रे आ रहा था पहले, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं गया, क्योंकि जब ये लेंस लगा हुआ है तो स्ट्रेट लाइन में ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये डाइवर्जिंग है तो इसको डाइवर्ज कर दिया थोड़ा। देखिए डाइवर्ज कर दिया, स्ट्रेट लाइन में नहीं गया, और डाइवर्ज करने के बाद फिर कॉन्वेक्स लेंस पे ये इंसिडेंट हुआ, और कॉन्वेक्स लेंस पे इंसिडेंट होने के बाद क्योंकि इसका कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा था तो इस बार ये पहले इमेज को फॉर्म नहीं कर पाया। अगर स्ट्रेट लाइन में आता तो पहले फॉर्म कर देता, इमेज को रेटिना से पहले ही फॉर्म कर देता। लेकिन इस बार ये रे जो है वो डाइवर्ज होके आया है, तो डाइवर्ज होके आया है तो इस बार रेटिना पे फॉर्म हुआ, और जैसे ही रेटिना पे फॉर्म हुआ तो ये आई जो है इस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख लेगा। तो समझ चुके हैं आप कि कैसे ये मायोपिया होता क्या है। मायोपिया में मायोपिया बोलते किसको हैं और ये होता क्यों है और इसका करेक्शन कैसे किया जा सकता है, ये हम लोगों ने समझ लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, मायोपिया हम लोग समझ चुके हैं। इसको याद रखने के लिए आप शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस याद रखिए, आपको याद हो जाएगा कि इस डिफेक्ट का पर्सन जो है वो नियर ऑब्जेक्ट को देख सकता है और फार ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता है।
ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट डिफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा डिफेक्ट है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। इस डिफेक्ट में क्या होगा, जस्ट मायोपिया का जस्ट ये उल्टा होगा। मायोपिया में क्या हो रहा था, शॉर्ट, और इसको फार साइटेडनेस बोलते हैं। इस डिफेक्ट को, हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस बोलते हैं, या इसको आप लॉन्ग साइटेडनेस भी बोल सकते हैं। आपको कहीं कहीं ये वर्ड भी आपको मिल जाएगा, लॉन्ग साइटेडनेस। तो इस डिफेक्ट में क्या होगा कि ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट होगा उसको क्लियरली देख लेगा, लेकिन जो शॉर्ट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उसको हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्टेड पर्सन नहीं देख पाएगा क्लियरली। और फिर इस केस में क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि नियर पॉइंट एक नॉर्मल आई का 25 सेंटीमीटर होता है, और फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो ये जो लॉन्ग डिस्टेंस पे है उसको तो क्लियरली देख रहा है, मतलब फार पॉइंट इस आई का शिफ्ट नहीं होगा। फार पॉइंट जो एक नॉर्मल आई का होता है इन्फिनिटी, वही हाइपर मेट्रोपिया डिफेक्टेड आई का भी वही होगा फार पॉइंट। लेकिन ये जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है उसको नहीं देख पाएगा, तो उस केस में इसका जो नियर पॉइंट है वो मोर देन 25 हो जाएगा। मतलब एक नॉर्मल आई 25 सेंटीमीटर, मिनिमम 25 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट को देख सकता है क्लियरली, लेकिन एक पर्सन जिसको कि हाइपर मेट्रोपिया है, वो उसके लिए ये जो डिस्टेंस है नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाएगा, मोर देन 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, ये समझ चुके हैं हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है और इसमें क्या चेंज हो जाता है। नियर पॉइंट चेंज हो जाता है, फार पॉइंट जैसा एक नॉर्मल आई का रहता है वैसा ही रहता है। ठीक है, अब इस केस में क्या हो रहा है ये भी हम लोग देखेंगे अभी। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो हाइपरमेट्रोपिया था, इसमें लॉन्ग डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट का तो इमेज क्लियरली रेटिना पे बन रहा है। ये लॉन्ग डिस्टेंस पर है तो इसका तो इमेज बन रहा है, ठीक है। लेकिन जो शॉर्ट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो बन रहा है ना, वो रेटिना से बाहर जाके बन गया, रेटिना से बाहर जाके बन गया। जबकि मायोपिया के केस में क्या था, रेटिना से पहले बन जा रहा था इमेज, इसलिए हमारा आई उसको सेंस नहीं कर पा रहा था, या उस पर्सन का आई सेंस नहीं कर पा रहा था। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या हो रहा है कि इमेज जो बन रहा है ना, वो बिहाइंड द रेटिना बन रहा है। अब फिर बिहाइंड द रेटिना अगर इमेज बनेगा तो फिर रेटिना उसको सेंस नहीं कर पाएगा, और फिर वो पर्सन उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाएगा। अब इसका आप अगर मायोपिया आप समझ चुके हैं कि मायोपिया किस रीजन से हो सकता है, तो इसका भी रीजन आपको समझने में परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं किस रीजन से ये हो सकता है कि इमेज जो है बिहाइंड द रेटिना बन जाए। तो पहला रीजन इसका ये हो सकता है कि फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग। अगर फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाएगा मतलब उसका कन्वर्जिंग पावर कम हो जाएगा। ये भी हम लोगों ने इसको भी रिलेट कर देते हैं हम, पावर ऑफ लेंस जो हम लोग पढ़े थे 1/f था रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो अगर किसी पर्सन के आई लेंस का फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाए तो उसका कन्वर्जिंग पावर कम हो जाएगा। अब कन्वर्जिंग पावर कम के होने का मतलब क्या है कि वो कन्वर्ज पहले करना करना चाहिए था, उसको रेटिना पे करना चाहिए था, लेकिन इसका कन्वर्जिंग पावर जब डिक्रीज हो गया तो अब वो कन्वर्ज कर रहा है बिहाइंड द रेटिना। ठीक है, तो ये एक रीजन हो सकता है कि उसका फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाए आई लेंस का, या फिर ये भी रीजन हो सकता है कि आई बॉल जो है वो स्मॉल हो जाए, टू स्मॉल। अब अगर मान लेते हैं कि जैसे इस केस में देखिए आप, हाँ ठीक है, यहीं पर देखिए, एक नॉर्मल आई बॉल जो है वो अगर इस प्रकार से था, एक नॉर्मल आई अगर इस प्रकार से था, इस प्रकार से समझिए आप, इस प्रकार से था तो ये रेटिना था और यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रहा था, उस पर्सन को ये दिख रहा था। लेकिन अगर किसी हाइपरमेट्रोपिक पर्सन का आई बॉल जो है वो शॉर्ट हो जाए, टू स्मॉल हो जाए आई बॉल, तो ये स्मॉल हो गया। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, जब आई बॉल ही स्मॉल हो गया तो रेटिना जो है वो लेंस की तरफ, लेंस और रेटिना के बीच में जो है डिस्टेंस कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो इमेज हमेशा बिहाइंड द रेटिना बनेगा।
तो ये दोनों रीजन की वजह से ये हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। मायोपिया के केस में क्या हम लोग देखे थे कि फोकल लेंथ जो है वो स्मॉल हो जाए लेंस का, या फिर आई बॉल जो है वो क्या हो जाए, आई बॉल में इलोंगेशन हो जाए। उसका जस्ट ये उल्टा है, फोकल लेंथ या बढ़ जाए, अगर हाइपरमेट्रोपिया में फोकल लेंथ अगर बढ़ गया है किसी पर्सन के आई लेंस का तो हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। या फिर उस पर्सन का अगर आई बॉल स्मॉल किसी कारण से हो जाए, आई बॉल जो है उसका स्मॉल अगर है तो उस रीजन से भी हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। ठीक है, ये दोनों चीज समझ चुके हैं। अब यहाँ से हम तीसरा चीज समझते हैं कि इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, या डॉक्टर इसको कैसे करेक्ट करता है। तो भाई इसमें क्या हो रहा था, कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हो रहा था ना। अगर कन्वर्जिंग पावर इसका नॉर्मल रहता तो यहाँ पे बनता इमेज, इस रेटिना पे बनता, लेकिन इसका कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हो गया इसलिए बिहाइंड द रेटिना बन गया। तो हमको इस लेंस का कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज करने का जरूरत है। मतलब कन्वर्जिंग पावर इस लेंस का हमको इंक्रीज करने का जरूरत है। जबकि मायोपिया के केस में थोड़ा स्पेलिंग गलत हो रहा है, कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग इसका कन्वर्जिंग पावर जो है ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर गया। इसका कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज कर गया, जबकि मायोपिया के केस में कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज कर गया था। तो यहाँ पे कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज कर गया, इसीलिए इसको फॉर्म होना चाहिए था रेटिना पे, लेकिन ये चला गया बिहाइंड द रेटिना। अब कन्वर्जिंग पावर इसका जब डिक्रीज कर गया है तो डॉक्टर क्या करता है ना, एक इसको इसका कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज करने के लिए सेम टाइप का लेंस यूज कर लेता है, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कन्वर्जिंग होता है। तो जब दोनों यूज कर लिया, दोनों सेम ही टाइप का है, तो इस दोनों को मिला के जो रिजल्टेंट कन्वर्जिंग पावर आएगा वो बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो जो बिहाइंड द रेटिना फॉर्म हो रहा था इमेज वो फिर रेटिना पे आ गया, और इस पर्सन को वो ऑब्जेक्ट दिखने लगा क्लियरली। समझ रहे हैं बात को? जैसे ये नियर बाय कोई ऑब्जेक्ट था और यहाँ से जब रे चला तो ये कन्वर्ज हो गया, पहले ही कन्वर्ज हो गया। इसको जाना चाहिए था और अपर डायरेक्शन में जाना चाहिए था ना, लेकिन ये कन्वर्ज पहले ही हो गया। अब कन्वर्ज पहले ही हो गया तो जो बचा खुचा हुआ कन्वर्जिंग करने का था वो ये आई लेंस कर दिया, और जो विदाउट लेंस ये बिहाइंड द रेटिना बन रहा था इमेज, वो अब रेटिना पे बन जाएगा और इस पर्सन को ये दिखने लगेगा। ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसको आप 2 बार 3 बार अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, और खुद से भी समझने का इसको प्रयास करिए। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप हमको पूछ सकते हैं, हम उसको दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये आपको हमेशा काम आने वाला है। ठीक है, दोनों डिफेक्ट हम लोग समझ चुके हैं, दोनों डिफेक्ट का रीजन हम लोग समझ चुके हैं, क्या रीजन से होता है, और दोनों डिफेक्ट्स का हम लोगों ने करेक्शन भी देख लिया, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का। अब बचा है एक तीसरा डिफेक्ट जो है वो है प्रेस बायोपिया। अब प्रेस बायोपिया में क्या होता है ना कि जो हम लोगों ने एकोमोडेशन पढ़ा था, वो एकोमोडेशन क्या हो रहा था, आई लेंस का फोकल लेंथ एडजस्ट कर रहा था अपने आप सिलियरी मसल्स के हेल्प से। जो आई में लेंस है वो अपना फोकल लेंथ एडजस्ट कर रहा था। लेकिन होता क्या है ना, एज बढ़ने के साथ साथ ये जो मसल्स है इसका जो एक्टिविटी है वो कम हो जाता है, और अगर मसल्स का एक्टिविटी कम हो गया तो फिर वो एकोमोडेशन वाला जो फंक्शन है उसका फोकल लेंथ इंक्रीज करने का या डिक्रीज करने का, उसमें डिफेक्ट आ जाता है, और इस डिफेक्ट की वजह से उस ओल्ड एज में पर्सन, मतलब किसी ओल्ड एज में पर्सन को ऑब्जेक्ट नहीं दिख सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ये जनरली एज बढ़ने के साथ होता है, और ऐसा क्यों होता है वो अभी देख रहे हैं हम लोग। इसका रीजन है कि सिलियरी मसल्स जो है वो एज बढ़ने के साथ उसका फंक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाता है, उसका फ्लेक्सिबिलिटी में क्या हो जाता है, कमी आ जाता है, या फिर लेंस का जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें भी कमी आ जाए। अगर इस तरह का कुछ बात हो रहा है तो वो पर्सन एकोमोडेट नहीं कर पाएगा, उसका जो फोकल लेंथ एडजस्टेबल
हुआ करता था वो एडजस्टेबल नहीं होकर के इंक्रीज या डिक्रीज जो हुआ करता था वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, और प्रॉपरली नहीं हो पाएगा उस केस में क्या होगा, वो पर्सन देख नहीं पाएगा। ठीक है, ठीक है, प्रेस बायोपिया में ये होता है। अब एक एक पॉइंट और है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन को मायोपिया भी हो और उसको हाइपरमेट्रोपिया भी हो। ये भी पॉसिबल है कि वो नियर ऑब्जेक्ट को भी नहीं देख पा रहा हो और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को भी नहीं देख पा रहा हो। अगर ऐसा कोई पर्सन है तो उसका रेंज क्या हो जाएगा, नॉर्मल का 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक होता है। ये हम जानते हैं, नॉर्मल विजन जो है 25 सेंटीमीटर से लेकर के इन्फिनिटी तक होता है। और अगर किसी पर्सन को मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों है तो उसका नियर पॉइंट मोर देन 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, मोर देन 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, और उसका जो फार पॉइंट है वो लेस देन इन्फिनिटी हो जाएगा उस पर्सन का, जिसको कि मायोपिया भी है और हाइपरमेट्रोपिया भी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और जब इस पर्सन को दोनों प्रॉब्लम है, मायोपिया भी है हाइपरमेट्रोपिया भी है, तब उसको लेंस जो यूज करना पड़ेगा वो बायफोकल लेंस यूज करना पड़ेगा। बायफोकल लेंस कहने का मतलब है कि उसमें कॉनकेव लेंस भी हो, कॉनकेव लेंस भी हो प्लस कॉन्वेक्स लेंस भी हो। दोनों लेंस अगर यूज हम कर लें तो ये पर्सन का मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम लोग अभी देखे थे ना, कॉन्वेक्स लेंस किस केस में यूज कर रहे थे, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस यूज किए थे, और कनकेव लेंस हम लोग मायोपिया में यूज किए थे। और मायोपिया में क्या हो रहा था कि डिस्टेंट वाले ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे थे। तो अब डिस्टेंस, जैसे जैसे ये मान लेते हैं जो स्पेक्टिकल होता है वो होता कैसा है, हम यहाँ पे बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा ही कुछ होता है। तो जब देखिए, जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखेगा कोई पर्सन तो उसके अपर पोर्शन में एक अलग टाइप का लेंस होगा, और जब नियर वाले ऑब्जेक्ट को देखेगा तो नियर पोर्शन में कुछ अलग टाइप का लेंस होगा। आप लोगों ने देखा होगा ये चीज। तो अब समझना है कि ये जो अपर पोर्शन है इसमें कौन सा लेंस रहना चाहिए और जो लोअर पोर्शन है उसमें कौन सा लेंस रहना चाहिए। तो देखिए, कनकेव लेंस हम लोग यूज कर, लोअर पार्ट को कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा हमको। जो लोअर पार्ट है इसमें हमको कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा। क्यों यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इस कॉन्वेक्स लेंस से क्या होगा ना कि उसका हाइपरमेट्रोपिया जो डिफेक्ट है वो करेक्ट होगा। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखें कॉन्वेक्स लेंस किस में यूज करते हैं, और इस अपर पोर्शन में हमको कॉनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और ये अपर पोर्शन में ही क्यों यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए कनकेव लेंस क्या कर रहा था, कनकेव लेंस कर रहा था जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प कर रहा था। ठीक है, तो कोई भी पर्सन जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखेगा वो अपर पोर्शन से ही देखेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने ऊपर में इस लेंस के, ये जो स्पेक्टिकल है इसके अपर पोर्शन में कनकेव लेंस यूज कर रहे हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, और नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लोअर पोर्शन में कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं। इस कॉन्वेक्स लेंस से हाइपरमेट्रोपिया उसका करेक्ट हो रहा है, और हाइपरमेट्रोपिया करेक्ट हो रहा है, और इस कनकेव लेंस से क्या, मायोपिया करेक्ट हो रहा है उसका। ठीक है, मायोपिया करेक्ट हो रहा है। समझ चुके हैं यहाँ तक। और ये जो प्रेस बायोपिया हम लोग देखे वो क्यों हो रहा है, किस वजह से, एक बार रिवाइज करा देते हैं। सिलियरी मसल्स या फिर लेंस के फ्लेक्सिबिलिटी में अगर कमी हो जाए तो प्रेस बायोपिया हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को अगर आप जानते हैं कि प्रेस बायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करें, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है शायद, और अगर दिया भी होगा तो आप हमको देख के बताइएगा कि प्रेस बायोपिया करेक्शन के लिए पर्सन कौन सा लेंस यूज करता है। हम लोगों ने क्या देखा कि मायोपिया मायोपिया के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं, कनकेव लेंस यूज करते हैं ना, कनकेव, या इसी को हम लोग डायवर्जिंग बोलते हैं, और समझ चुके हैं कि डायवर्जिंग क्यों होता है। अच्छा, हाइपरमेट्रोपिया के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं,
कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, फिर एक और हम लोग अभी देखे ना, क्या देखे, जिसको कि दोनों हो, इसका क्या नाम था, इसका कुछ नाम नहीं है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग देखें कि बायफोकल लेंस यूज हो रहा है, मतलब दोनों हो रहा है, बायफोकल लेंस यूज हो रहा है, मतलब कि दोनों हो रहा है, जिसमें मायोपिया भी किसी पर्सन को हो और उसको हाइपरमेट्रोपिया भी हो, दोनों हो अगर, तो बायफोकल लेंस यूज करेंगे। आपको बताना है कि प्रेस बायोपिया के केस में हम लोग किस टाइप का लेंस यूज करेंगे, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, टाइप ऑफ लेंस क्या होगा। ये आपको कमेंट सेक्शन में हमको बताना है, ठीक है। अच्छा, प्रेस बायोपिया होता क्या है, हम आपको समझा चुके हैं कि अगर सिलियरी मसल्स या लेंस में, सिलियरी मसल्स या लेंस के फ्लेक्सिबिलिटी में अगर किसी कारण से नहीं, मतलब एजिंग के वजह से उसमें फ्लेक्सिबिलिटी के जो है वो डिक्रीज हो जाता है, सिलियरी मसल्स का या लेंस का, तो उस वजह से प्रेस बायोपिया हो जाता है। आपको बताना है कि प्रेस बायोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है। ठीक है, थैंक्स फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ एलिगेंट माइंड्स। और अगर आपको हमारे लेक्चर से कुछ बेनिफिट हो रहा है तो हमारे लेक्चर को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके, हाँ, हमको मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि इस तरह का और वीडियो लाने में हमको मोटिवेशन मिले। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।